साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत 5वें मॉडल टेस्ट पेपर का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। साथियों, इसे हम जल्दी कवर करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 मॉडल टेस्ट पेपर 5। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और पेड़ हैं। ठीक है, देखिए, तो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। ठीक है, और राजकीय पक्षी दूधराज है और राजकीय पेड़ क्या है? बट। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए साथियों, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती समारोह यानी रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम है ना 1981 पारित किया और उसमें बारहसिंगा, दूधराज और बट को है ना, और इसी प्रकार अन्य जो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, वो घोषित किए थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? देखिए, अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ क्षेत्र था मालवा। ठीक है, ये मालवा। ठीक है, देखिए वर्तमान में अवंती उज्जैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उज्जैन की बात करें अगर हम, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ, ठीक है, मेला लगता है। ठीक, और उज्जैन जो है वो प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी और उज्जैन में महाकाल, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर या महाकाल, ठीक है, ये हैं। ठीक, अभी हाल ही में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है, राजा भोज है ना, इनमें से किस राजवंश का हिस्सा थे? देखिए दोस्तों, राजा भोज है ना, देखिए सातवाहन, पेशवा, परमार, शक। देखिए साथियों, राजा भोज जो थे वो परमार वंश के राजा थे। ठीक है, ये परमार वंश के 9वें राजा थे। ठीक है, 9th। ठीक, और इनका शासनकाल 1018 से 1060 के बीच में था। ठीक है, और ये कवि थे, इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे राजा मार्तंड, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, इनके दरबार में प्रमुख दरबारी थे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? देखिए, सांची के स्तूप की बात करें तो सम्राट अशोक, सारीपुत्र, मोगदेलायन, सारीपुत्र एवं महामोगलायन। ठीक है, इनमें से किसकी अस्थियां थी? देखिए दोस्तों, सारीपुत्र एवं मोगलायन, ठीक है, इनकी अस्थियां रखी हुई हैं। सांची की बात करें तो सांची जो है, देखिए सांची कहाँ है? देखिए, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में करवाया था। ठीक है, और ये एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, मंदसौर के सौंधनी में, ठीक है, सौंधनी में यह विजय स्तंभ स्थित है। देखिए,
यशोवर्मन की बात करें अगर हम, तो यशोवर्मन जो है ना वो मालवा के राजा थे। ठीक है, मालवा के राजा, और इन्होंने 528 के आसपास, ठीक है, हूण शासक था एक, हूण शासक, ठीक है, हूण शासक, क्या नाम था उसका, मेहरकुल, ठीक है, मेहरकुल को पराजित किया था। ठीक है, और मंदसौर में इन्होंने 2 कीर्ति स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए पूछ रहे हैं, अगर हम नए नाम और पुराने नाम की बात करें, देखिए इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर था, ये सही है। भोपाल को भोजताल कहते हैं, ये सही है। महेश्वर को अवंतिका नहीं, और विदिशा को भेलसा कहते हैं, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, महेश्वर को एक्चुअली माहिष्मति कहा जाता है। ठीक है, माहिष्मति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है, देखिए दोस्तों, अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी। देखिए अलीराजपुर रियासत की स्थापना 1437, ठीक है, कहीं कहीं 1438 भी मिलेगा देखने को। ठीक है, अब देखिए 1438 में या 1437 में जो भी ऑप्शन होगा वो आप सही टिक कर देंगे। ठीक है, देखिए आनंद देव द्वारा, ठीक है, राजा आनंद देव द्वारा इसकी अलीराजपुर रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अलीराजपुर वर्तमान में झाबुआ से काट करके जिला बनाया गया है। ठीक है, 2008 में। ठीक है, झाबुआ से काटकर 2008 में जिला बनाया गया था। ठीक है, अगर हम अलीराजपुर की और एक और बात करें, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना है सबने। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको, ठीक है, जो है ये कहा जाए कि इन्होंने अपनी अंतिम गोली से अपने आप को गोली मार करके और आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अंग्रेज़ों से बचने के लिए। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा गांव में हुआ था, और ये भाभरा गांव जो है वो अलीराजपुर में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए होशंगाबाद की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, या होशंगाबाद ये कहा जाए इनमें से कि किस पर्वत श्रृंखला के अंदर होशंगाबाद है, तो ये है सतपुड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सतपुड़ा की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मामला ये है कि मैकाल रेंज और नर्मदा ताप्ती के मध्य का क्षेत्र है क्या, सतपुड़ा। ठीक है, और इस श्रेणी में कहा जाए तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ महादेव श्रेणी की। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत के, है ना, इनमें से कितने % भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। देखिए तो ये करता है 9.38%। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए, कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो है 3,08,000, ठीक है, 252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए देश का यह दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या में यह 5वें नंबर पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग का हिस्सा है। देखिए चंबल घाटी, देखिए दोस्तों, चंबल घाटी जो है वो मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। ठीक है, देखिए चंबल घाटी का निर्माण जो है वो जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें मध्य भारत पठार की, तो बुंदेलखंड, अरावली पर्वत और मालवा पठार से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
देखिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, अभी अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये महादेव श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? देखिए दोस्तों 16 वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए क्या मामला है कि 52 जिलों को, ठीक है 52 जिलों को 16 वन क्षेत्रीय मंडलों में बांटा गया है और 16 वन क्षेत्रीय मंडलों को भी बांटा गया है 63 उपमंडलों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश की, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात की गई है। मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु है? देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी। ठीक है, सामान्य सी बात है। पहले ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद फिर वर्षा ऋतु है और फिर उसके बाद शरद ऋतु है। ठीक है, इसी प्रकार की ऋतुओं का क्रम भारत में, है ना, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में महानदी बहती है। ठीक है, ये उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। ठीक है, स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो ये है इंदिरा सागर बांध। ठीक है, इंदिरा सागर बांध की जो आधारशिला है वो 1984 में, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भंडारण क्षमता वाला बांध है और इस बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ। ठीक है, और ये बांध जो है वो खंडवा जिले में, ठीक है, खंडवा जिले में नर्मदा पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है? देखिए साथियों तमसा नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है। ठीक है, रीवा क्या है? एक मंडल है, ठीक है, संभाग है जिसमें रीवा, सीधी, सतना, ठीक है, सिंगरौली, इतने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कोरल सिंचाई परियोजना किस जिले को लाभ पहुंचाती है? देखिए साथियों कोरल सिंचाई परियोजना जो है वो इंदौर जिले को लाभ पहुंचाती है। नर्मदा नदी पर ये परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, और 1988 में पूरी हो गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए साथियों ये प्रश्न, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, मध्य प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें सभी प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए ताकि प्रश्न को पूछने का तरीका इन्हीं में से किसी प्रकार का एक, है ना, अलग तरीके से बना करके घुमा करके पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों के गठन से मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दें तो कटाव के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों इस प्रकार के कटाव को नाली कटाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप की बात करें तो वो है ओमकारेश्वर। ठीक है,
देखिए खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, ठीक है, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, ठीक है, स्थित है ओमकारेश्वर। और इसके अलावा अगर हम खंडवा की बात करें, देखिए खंडवा जिला जो है, तो खंडवा जिले में प्याज और गांजा, ठीक है, इसका उत्पादन अधिक होता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, देखिए कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर में है, बिल्कुल ठीक बात है। चचाई जलप्रपात रीवा में है, ठीक है, ये भी सही बात है। चचाई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर। दुग्धधारा जलप्रपात अशोकनगर में नहीं है, यही गलत है। और राहतगढ़ जलप्रपात सागर में, ये सही है। तो ये अशोकनगर में नहीं है, कहाँ है, ठीक, आंसर सी हो जाएगा, ये अनूपपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा छोटा करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, ठीक है, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। देखिए उनके पत्ते बड़े होते हैं। अगला है, ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं, इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे निकटतम विशेषता उनके पत्ते बड़े होते हैं, ठीक है। देखिए सर्वाधिक साल के वृक्ष जो है पाए जाते हैं, ठीक है, लाल पीली मृदा क्षेत्रों में। और सागवान के वृक्ष अधिकतर होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सागौन के वृक्ष, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न ये है कि वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये अभयारण्य है घाटी गांव, ठीक है। ये घाटी गांव कहाँ है, ग्वालियर में है। ग्वालियर जिले में, ठीक है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये सिंधिया और तोमर राजवंशियों का शिकार क्षेत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के किस जिले को मुड़वारा कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के कटनी जिले को मुड़वारा कहा जाता है। और कटनी जिला जो है वो कटनी नदी के नाम पर है ना रखा गया है, कटनी जिले का नाम। और इसको चूना पत्थर का शहर, चूना पत्थर का शहर, इस उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। देखिए भोपाल त्रैमासिक त्रासदी जो है वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हुआ था और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है। अगर हम तत्काल के समय की बात करें तो मुख्यमंत्री उस समय थे अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह। भोपाल गैस त्रासदी अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अधरकांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, अधरकांच गांव जो है वो अलीराजपुर गांव में, अलीराजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। पहले हम झाबुआ यहाँ पर देखिए झाबुआ दिया है तो झाबुआ टिक करते क्योंकि अलीराजपुर इसके अंदर आता था। अब अलीराजपुर ही दिया गया है तो ये टिक किया जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है।
देखिए साथियों, ये जो है इंदौर में स्थित है। ठीक है। पीतमपुर की बात करें, देखिए पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट, ठीक है, कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था? देखिए मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है। देखिए साथियों, इसका जब विस्तार किया गया तो 1981-82 के बाद 4 अन्य रीजनल सेंटर इसके बनाए गए। ठीक है। जिनमें देखिए इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इस तरह से 4 विकास केंद्रों की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश ट्राइफैक, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए परिवहन से, शिक्षा से, निवेश की सुविधा से, या बुनियादी ढांचे का विकास। देखिए दोस्तों, निवेश की सुविधा से ये संबंधित है ट्राइफैक। ठीक है। तो यहाँ क्या है, 2004 से, ठीक है, ये सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट के रूप में काम कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवी, ठीक है, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। इस बोली का मूल क्या है? देखिए इस बोली का मूल है राजस्थान। ठीक है। देखिए राजस्थान के सौर सैनी जो बोली है उसका अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश से यह बनती है। ठीक है। मारवाड़ी, एक्चुअली मारवाड़ी है, मारवाड़ी इसका मूल है, मारवाड़ी से ये बनती है। तो आंसर यहाँ क्या होगा? राजस्थान। ठीक है। मालवी कहाँ है, कहाँ से निकली है? राजस्थान से। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ख्याल गायक, ठीक है, उस्ताद आमिर खान निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है। देखिए घरानों के नाम दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, उस्ताद आमिर खान जो है वो इंदौर घराने से संबंधित हैं। ठीक है। इंदौर घराने से। देखिए इनकी स्मृति में, इनकी यानी कि आमिर खान की स्मृति में, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी द्वारा इंदौर में, ठीक है, इंदौर में क्या होता है, आमिर खां संगीत समारोह आयोजित प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश के कल्चरल डिपार्टमेंट यानी संस्कृति विभाग द्वारा इकबाल सम्मान, ठीक है, 1986-87 से रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रथम इकबाल सम्मान की अगर हम बात करें तो अली सरदार जाफरी को पहली बार यह 86-87 में दिया गया था। ठीक है। 2020 में यह दिया गया है अली अहमद फातमी को। ठीक है। अली अहमद फातमी को। चलिए इसके अंतर्गत क्या है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में साझा गीत वासुदेव, भोपा व कलगी तुर्रा किसके प्रकार हैं? देखिए साथियों, ये लोक गायन है। ठीक है। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पर क्या है, जो वासुदेव है, ये वासुदेव बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र में हरबोले जाति द्वारा,
ठीक है, गाया जाता है। इसके अलावा कलगी तुर्रा की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है, निमाड़। और सांझा गीत जो है वो मालवा क्षेत्र में किशोरियों द्वारा गाया जाता है, ठीक है, और ये बिना वाद्य यंत्र के गाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। ये स्वांग लोक नृत्य जब होता है तो उसमें इनमें से कौन सा, देखिए मृदंग, ठीक है, इसको प्रयोग करते हैं। देखिए बघेलखंड में वीर राई नृत्य के नाम से प्रचलित, ठीक है, वहां पर इसे मृदंग को प्रयोग करते हैं, ठीक है, और बुंदेलखंड में इसको बेड़नी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कह रहे कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। देखिए ये मेघदूतम, इसके अंतर्गत है ना अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की बात करें तो वो मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक सोयाबीन पैदा होता है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक सोयाबीन यानी 53%, कुल पूरे देश का कुल 53% मध्य प्रदेश में हो जाता है, ठीक है, उत्पादन। और मध्य प्रदेश को सोया राज्य या सोयाबीन राज्य भी कहते हैं, ठीक है, सोयाबीन राज्य। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में सीएम हेल्पलाइन, ठीक है, सीएम हेल्पलाइन है ना 181 एवं लोक सेवा गारंटी के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों बुरहानपुर जिले को इसका सही और अच्छा कार्यान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने सिवनी में एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, ओडीओपी है ना, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पाद सिवनी जंबो सीताफल का अवलोकन किया है। देखिए दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये अखबार हैं, ठीक है, अखबारों के नाम हैं और ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। शुभचिंतक अखबार जबलपुर से प्रकाशित होता है, ठीक है। भारत भ्राता ये रीवा से प्रकाशित होता है। फर्ज अखबार उज्जैन से और मालवा अखबार इंदौर से। देखिए गलत क्या है, देखिए फर्ज अखबार ये उज्जैन से प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है, उज्जैन से प्रकाशित नहीं होता। कहाँ से होता है, भोपाल से होता है, ठीक है, भोपाल से। और ये कैसा है, सिंधी अखबार है, ठीक है, सिंधी न्यूज़पेपर है फर्ज। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ पर खोला जाएगा। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना उज्जैन में खोला जाएगा, ठीक है। महाकाल पर्यटन थाना इसको कहा जाएगा, महाकाल पर्यटन थाना, ठीक है। इस थाने में 125 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, देखिए ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के संगीत महाविद्यालय के नाम को बदलकर
स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है? देखिए दोस्तों, इंदौर जिले के संगीत महाविद्यालय को, है ना, उसके नाम को बदलकर स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एमपी क्राफ्ट्स आर्ट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, का आयोजन किया गया। ठीक है, तो देखिए ये आयोजन जो है एमपी क्राफ्ट्स आर्ट फ्रॉम द हार्ट, ये किया गया था इंदौर में। ठीक, 3 दिवसीय यह कार्यक्रम था। ठीक है, प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, देखिए इसका जो शुभंकर था, शुभंकर वो था सावज। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पूरे देश में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ने 7वां स्थान प्राप्त किया था। अगर हम इनके मेडल्स की बात करें तो देखिए 20 गोल्ड प्राप्त किए, ठीक है, और 25 सिल्वर, ठीक, और 21 कांस्य पदक। ठीक है, कुल मिलाकर के 66 पदक इन्होंने, यानी कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश को जिताए हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री एवं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने यह घोषणा की कि इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा और 20 मार्च 2023 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल को निम्न में से किसने विकसित किया है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत दर्पण पोर्टल जो है वो NIC ने डेवलप किया है। ठीक है, इस पोर्टल पे पंचायत संबंधी सभी सूचनाएं, सभी जानकारियां मतलब उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए प्रश्न जीके से है, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जिला है। देखिए मुरैना, ठीक है, मुरैना का मतलब होता है, मुरैना का मतलब है मयूर वन। ठीक है, जहाँ पर मोर पाए जाते हैं। ठीक है, मोर प्राचीन नाम है, ये मयूर वन महाभारत काल में रहा था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, 200 रुपये के नोट को उल्टा करने पर निम्न में से कौन सी आकृति नजर आती है? देखिए 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची के स्तूप की, है ना, छवि अंकित की गई है। ठीक है, 2017 में ये नोट जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य जो है वो देशभक्ति और जनसेवा, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
इसके अलावा 153 की बात करें अगर हम, तो इसमें 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है। और 155 तो हमने पढ़ लिया कि 55 में क्या, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, मतलब कि राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। और 156 की बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, है ना। चलिए, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला है मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल कौन सा है। देखिए, मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा जो पोर्टल चलाया जा रहा है वो है जियो फॉरेस्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी ऑनलाइन का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों, एमपी ऑनलाइन का गठन जुलाई 2006 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आस्क दिशा चैटबॉट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातचीत कर सकता है, किसके द्वारा बनाया गया है। देखिए, आस्क दिशा वो IRCTC का चैटबॉट पोर्टल है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। देखिए, वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से है, निर्वात पंप में उत्सर्जक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, निर्वात पंप में यानी वैक्यूम ट्यूब में उत्सर्जक बनाने के लिए एमीटर किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन W, इसे W से डिनोट किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय अब भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भारतीय परिक्षेत्र में है। दूसरा है, भारत में अधिगम की प्राचीन स्थिति में इनका अपना प्रवेश परीक्षण प्रचलित था। मतलब यह है कि भारत में जो यूनिवर्सिटी या जो भी शिक्षा के लिए संस्थान थे, उनमें अपना एडमिशन प्रोसेस था, सबका अपना। तो सही कथनों की बात कर रहे हैं, कौन सा कथन सही है यह चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर हम ये देखें, देखिए तो कथन 1 और 2 सही है, नहीं। कथन 1 और 2 गलत है, नहीं। क्योंकि बात यह है कि नालंदा और तक्षशिला तो भारत में है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। एक्चुअली नालंदा बिहार में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में अब नहीं है, क्योंकि ये चला गया है पाकिस्तान में। ठीक है, रावलपिंडी में, पाकिस्तान में है। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन 1 और 2 सही है तो गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 गलत हैं पूरी तरह से, तो ऐसा नहीं है, सबका अपना एडमिशन प्रोसेस था, ये बात तो सही है। ठीक है, तो कथन 1 सही, 1 तो सही है ही नहीं। कथन 2 गलत, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 गलत है, हाँ ये सही है, और कथन 2 सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है। देखिए दोस्तों, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक है,
तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रहा है? यानी वैदिक काल में शिक्षा किस माध्यम में, किस मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? संस्कृत था। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 1948 में ये आयोग गठित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजीसी द्वारा गठित निम्न में से किस समिति ने उच्च शिक्षा में पीपीपी मॉडल की सिफारिश की है? ठीक है, देखिए दोस्तों ये है केबी पवार समिति। ठीक है, इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी का कार्य निम्न में से कौन सा संस्थान करता है? देखिए दोस्तों ये है नैक। ठीक है, नैक का काम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को है ना कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के आधार पर उनका आकलन और मान्यता का काम या ग्रेडिंग का काम करता है। ठीक है, तो नैक जो है वो 1994 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और वर्तमान अध्यक्ष एससी शर्मा हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए ये शिमला में स्थित है, सही है। यह शोध आधारित संस्थान है, ये भी सही है। 1964 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि किसके द्वारा स्थापित है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और देखिए इसका जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य की बात करें तो ज्ञानमय तपः, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, एक पत्रिका ये प्रकाशित करता है, समरहिल। ठीक है, और वर्ष में 2 बार इसका प्रकाशन होता है। अगला देखिए, देख रहे हैं इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करना और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देना था। देखिए दोस्तों जब टेक्निकल एजुकेशन की बात आएगी कहीं पर के टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करना या उसको, तो वो सब काम AICTE का होता है। ठीक है, AICTE जो है टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट के एजुकेशन को रेगुलेट करता है। 1945 के है ना 1945 में यह सलाहकारी निकाय के रूप में बनाया गया था और 1987 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में AICTE के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चिकित्सा आयोग, ठीक है NMC के संबंध में क्या असत्य है? देखिए इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई थी। ठीक है, और इसमें 33 सदस्य होते हैं। NMC एक्ट की बात करें तो इसमें 72 धाराएं और 8 अध्याय हैं। इसको पूर्व में MCI कहा जाता था। देखिए दोस्तों ऐसा है कि इसमें NMC एक्ट में 72 धाराएं नहीं हैं। ठीक है, कितनी धाराएं हैं? 61। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए इस सवाल के लिए उत्तर हो जाएगा C। ठीक है, NMC एक्ट में 72 धाराएं और 8 अध्याय ऐसा नहीं है, बल्कि कितनी धाराएं हैं? 61। ठीक है, पूर्व में इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? NCTE के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
देखिए दोस्तों, एनसीटीई के बारे में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद टीचर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करना, यही सही है। इसका मुख्यालय लखनऊ में नहीं है, कहाँ है? तो मुख्यालय है दिल्ली में। एनसीटीई एक्ट 1995 के तहत एक सांविधिक निकाय, देखिए दोस्तों, एनसीटीई एक्ट 1995 नहीं बल्कि 1993, ठीक है, 1993 में एक्ट आया था और 1995 में ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य को अपने पद से हटाया जा सकता है यदि वह बिना बताए विदेश चला गया हो, किसी अपराधी का केस लड़ने लगा हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 3 लगातार मीटिंग्स में एब्सेंट रहा हो, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य को अपने पद से तब हटा सकते हैं जब वह बीसीआई की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक कह रहे फार्मेसी, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर कंटेनिंग नेम ऑफ। देखिए दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो रजिस्टर मेंटेन करता है वो किसके लिए? ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तो हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक बात है, सही है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, सही है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये भी सही है। अब तक राष्ट्रपति के खिलाफ 3 बार महाभियोग लाया जा चुका है। देखिए दोस्तों, ये गलत है। भारत में अब तक राष्ट्रपति के खिलाफ कभी भी महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय यहाँ पर ये है ना, भोपाल में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं मोटो ऑफ ICAR। ठीक है, देखिए ICAR का जो ध्येय वाक्य है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका ध्येय वाक्य है एग्री सर्च विद ए ह्यूमन टच। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को सांविधिक दर्जा कब दिया गया? ठीक है, देखिए, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को सांविधिक दर्जा दिया गया था 1984 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, ये पूछ रहा है कौन, कब? 2022 की बात कर रहे हैं और नवंबर की। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्पायर प्रोग्राम का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, इंस्पायर प्रोग्राम का संचालन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंस्पायर का मतलब क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कह रहे हैं आयुष 64 एक दवा है जो कोविड-19 के इलाज में कुछ हद तक कारगर है। इसे मूल रूप से किसके इलाज के लिए बनाया गया था? देखिए, आयुष 64 जो है वो मलेरिया के बुखार के उपचार के लिए बनाई गई थी। ठीक है, 64 का यह मतलब कि 64 इस पर ट्रायल लिए गए थे, इसलिए आयुष 64 कहा जाता है। ठीक है,
कोविड-19 के अंदर जैसे छोटे मोटे सिम्टम्स थे, जैसे नाक बहना और है ना, मतलब इस प्रकार की खांसी, छींक, इस तरह से हल्का बुखार, तो कोविड-19 में इसको इस्तेमाल किया गया, तो कुछ हद तक ये कारगर था। अगला सवाल है, देखिए, यूनेस्को ने भारत में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। यह स्थित है, देखिए दोस्तों, यह स्थित है मेघालय में। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में स्थित है। देखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में है। ठीक है, देखिए, एशियाई विकास बैंक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसमें 68 देश सदस्य हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। ठीक है, मांडोलियोंग, मनीला में। अब देखिए, एडीबी के अध्यक्षों की बात करें तो इसके तक 10 अध्यक्ष हुए हैं, 10 के 10 भी जापान से हैं। वर्तमान में एम असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए, विश्व बैंक संस्था की स्थापना हुई थी। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसको स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? देखिए, एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी मामले में जांच के दौरान राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं दूसरे सदस्यों को, कोई केस चल रहा है उसमें जांच हो रही है, तो उसके दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर की गई थी 1964 में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहे हैं प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय क्या है? देखिए, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण है ना, सिटीजन कंट्रोल ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे कारगर उपाय है जनमत। ठीक है, वोटिंग, इसको हम वोटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, देखिए, वजाहत हबीबुल्ला जो है ना, वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, और ए के शुक्ला की बात करते हैं। देखिए, ए के शुक्ला जो है मध्य प्रदेश राज्य के है ना, आईसी हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? आरटीआई एक्ट 2005 में राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान है। देखिए दोस्तों, देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 में अध्याय 4 में और धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 17 अगस्त 2010 को प्राप्त हुई थी।
18 अगस्त को यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मतलब लागू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत, सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत कब हुई? तो सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2014 को। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन का नंबर कितना है हमें पता है, 181। ठीक है, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तीसरे अध्याय के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए तीसरे अध्याय में कि हम बात करें अगर, तो देखिए धारा 11 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संबंधित बात है, धारा 12 में कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ, धारा 13 में कुलपति की नियुक्ति, ये सही है। धारा 14 में कुल सचिव, ये सही नहीं है, धारा 14 में कुल सचिव संबंधी प्रावधान नहीं है। ठीक है, देखिए साथियों, धारा 14 के अंतर्गत क्या है, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति। ठीक है, ये है धारा 14 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें कुल सचिव की, तो कुल सचिव जो है वो धारा 16 के अंतर्गत है। ठीक है, कुल सचिव की जो है ना, ठीक है, कुल सचिव संबंधी बातें कहाँ हैं? धारा 16 में। ठीक है, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधिपति एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष निम्न में से होगा। देखिए दोस्तों, वित्त समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कुलपति, ठीक है, होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में AIU कहा जाने लगा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? देखिए, विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 47 के तहत तैयार करता है, सही है। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, सही है। अधिनियम की धारा 624 के तहत विद्यार्थी संघ, NCC एवं समाज सेवा स्कीमों की व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है, सही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि सभी कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये है ग्वालियर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो 27 जुलाई 1973 को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार प्रथम अध्याय में, ठीक है, किस धारा के अंतर्गत निरसन तथा व्यावृत्ति का प्रावधान है? मतलब कि जो विश्वविद्यालय पहले चल रहे थे 1973 के अधिनियम से पहले, ठीक है, वो उनके संबंध में बात करें, निरसन तथा व्यावृत्ति। ठीक है, देखिए तो ये है धारा 2 में। ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत निरसन तथा व्यावृत्ति का प्रावधान है। ठीक, अगला सवाल देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना यह निम्न में से किसकी शक्ति है?
देखिए साथियों, ये शक्ति विद्या परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल की होती है, ठीक है, और ये व्यवस्था 26वीं धारा की देखिए 5वीं उपधारा के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छी तरह से समझ सके, सीख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। देखिए दोस्तों, 1968 में पहली बार, 1986 में दूसरी बार और 2020 में, ठीक है, तीसरी बार आ चुकी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोक्त सभी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी। देखिए दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कक्षा 6 से ये शुरू की जाएगी, ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार। चलिए देखिए, विश्व बैंक ने भारत के कितने राज्यों के साथ, ठीक है, स्टार्स प्रोग्राम के तहत सिग्नेचर किया था। देखिए दोस्तों, जो विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों के साथ स्टार्स प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, एक तो हिमाचल प्रदेश है, ठीक, एक केरल है, ठीक है, एक मध्य प्रदेश है, एक उड़ीसा है, ठीक है, और एक राजस्थान है, ठीक, ये 6 राज्य हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यूनिसेफ का कार्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। देखिए दोस्तों, तीनों को याद करते हैं। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी, 16 नवंबर 1945 को, ठीक है, कल, यानी कि 16, आज 15 नवंबर है, कल 16 नवंबर होगा। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी और 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में यूजीसी का कार्यालय कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में यूजीसी का कार्यालय भोपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, एक प्रभावी अध्यापक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह केवल दंड देता हो, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है कि वह विषय को रोचक बनाता हो, ठीक है, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो, ये बातें तो ठीक हैं, ठीक है, लेकिन वह दंड देने वाला हो, ये बात सही नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अधिगम सहायक सामग्री जो पठन अथवा लेखन कौशल के विकास में उपयोगी नहीं है। देखिए दोस्तों, भाषा की प्रयोगशाला, ठीक है, लैंग्वेज वर्कशॉप, यहाँ पर कौशल के विकास में उपयोगी नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी पोस्टर, श्यामपट, ये सीखने में बहुत अधिक मदद करने वाले तत्व हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए, अगली कक्षा में छात्रों को डालना, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। देखिए ये किसी मूल्यांकन करता है, यानी अध्यापक कह लीजिए, तो वो सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझता है अगर,
तो वो रचनात्मक मूल्यांकन है, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव एवेल्युएशन एक्चुअली। वो क्या करके, है ना, बच्चों की कठिनाइयों को दूर कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द, ठीक है, किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, समग्र शब्द जो है वो समग्र विकास से ही संबंधित है, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट यह मामला है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक उदाहरण है। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग यही सबसे सही चीज़ है, ठीक है, यानी कि लैब में जाए बच्चा और, है ना, फील्ड एक्सपेरिमेंट करे तो क्या होगा, वो अच्छा सीखेगा, ठीक है। साइंस का ज्ञान तो वो तभी कर पाएगा। भविष्यवक्ता का अधिकार ये सब कुछ नहीं है ना, सामाजिक रीति रिवाजों से साइंस कैसे सीखेगा, धार्मिक शास्त्रों से कैसे सीखेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति है। देखिए, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति जो है वो एक सांविधिक निकाय है, पहली बात तो ये है, ठीक है, और अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैं सिर्फ आंसर को ही टिक कर रहा हूँ क्योंकि, और बाकी विकल्पों को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप स्वयं देख लीजिएगा प्लीज़। देखिए, AFRC समिति के गठन के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, AFRC की बात करें तो समिति का गठन राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार इसे गठित करती है। समिति में वित्त, कानून, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित 4 एक्सपर्ट सदस्य के रूप में होते हैं, ये सही है। समिति के अध्यक्ष पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ये बात सही नहीं है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं 3 वर्ष, ठीक है, तो हमें सत्य पता चल गया, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, 4+1, यहाँ पर जो 4 एक्सपर्ट की बात की जा रही है, ये 4 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, है ना, ये इसकी संरचना है। चलिए अगला देखिए मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय से संबंधित नियामक आयोग सामान्यतः किसके नियंत्रण में कार्य करता है? कुलाध्यक्ष, ठीक है, कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? कुलाध्यक्ष राज्यपाल होते हैं, ठीक है, चलिए अगला देखिए मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? देखिए दोस्तों, धारा 21 के अंतर्गत, है ना, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए आदर्श वाक्य बोल रहे हैं तो हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, ये मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य है, ठीक है। नरेंद्र कुमार जैन, है ना, NK जैन इस समय, ठीक है, इस समय इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य, सचिव और अध्यक्ष का नामांकन निम्न में से कौन करता है? देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये नामांकित किए जाते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन भेजी जाती है, उस आधार पर, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है, और बॉडी की बात करें तो 1 अध्यक्ष और 6, ठीक है, अशासकीय सदस्य, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, ठीक है। तो 1 अध्यक्ष और 6 अशासकीय सदस्य जो है इसकी सदस्य संरचना में शामिल होते हैं। संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक, ठीक, कार्यालय कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। महिला आयोग की बात करें, अच्छा, वर्तमान में यह पद रिक्त है, ठीक है। जुलाई 2022 के दौरान इसकी जो अंतिम अध्यक्ष थी शोभा ओझा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य एससी आयोग ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार। ठीक है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? आनंद अहिरवार। ठीक है, आनंद अहिरवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करेंगे, पहले अध्यक्ष की। देखिए पहले के अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान थे। ठीक है। विजय सांपला जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। इसके अलावा फकीर भाई बाघेला जो है ना पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है। रामजी महाजन की बात करें तो ये पहला वो जो मध्य प्रदेश का एमपी ओबीसी कमीशन था, ठीक है, उसके पहले अध्यक्ष थे ये। ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? एससी एसटी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ है? देखिए दोस्तों भाग 16 में है, अनुच्छेद 338 और 338 क में है। ठीक है, 338 में एससी और 338 क में एसटी से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एमपी स्टेट एसटी आयोग यानी स्टेट ट्राइबल यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? देखिए दोस्तों, देखिए ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, मतलब जनजातियों की, तो राज्य सरकार को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, राज्य सरकार इसको आगे फॉरवर्ड करती है। ठीक है। देखिए तो 1995 में ये एक्ट आया था। ठीक है, एसटी आयोग से संबंधित। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मरावी। ठीक है, नरेंद्र मरावी ये इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है। देखिए एसटी कमीशन के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। ठीक है, हर्ष चौहान, और ये मध्य प्रदेश से ही हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए। देखिए मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की संरचना है। देखिए दोस्तों अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन के संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ठीक है, ये इसकी संरचना है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है वो भोपाल में है। ठीक है। चलिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं ना, तो इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, मोहम्मद सरदार अली खान इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। ठीक है, बाकी ये दोनों नाम कुछ नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकते हैं? किसे संबोधित करके दे सकते हैं? देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के नाम अपना रेजिग्नेशन टाइप कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला है एक जज को, ठीक है, एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार किसका है? देखिए दोस्तों किसी भी जज को किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार प्रेसिडेंट का है। ठीक, राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर सकते हैं। अगला है भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है, देखिए 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है। ठीक है, लास्ट हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा था? आंध्र प्रदेश का। अगला देखिए हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसका है? देखिए संसद ये काम कर सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, संसद का काम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में ना सदस्यों की नियुक्ति सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार।
ठीक है, देखिए 1983 में, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था रामजी महाजन की अध्यक्षता में। ठीक है, रामजी महाजन। ठीक, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं गौरी शंकर बिसेन। ठीक है, गौरी शंकर बिसेन। ठीक, और सदस्य संरचना की बात करें तो इसमें 3 अशासकीय सदस्य, 3 अशासकीय। ठीक, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है, एक वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। देखिए वित्तीय प्रबंधक निर्णय वित्तीय संबंधी लेता है, विनियोग संबंधी, यानी कि देखिए फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शेयर, ठीक है, प्रॉफिट शेयर और उपरोक्त सभी। तो वो जो है ना सभी प्रकार के निर्णय लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ठीक है, प्रोडक्शन इज, देखिए कह रहे हैं कि लाभ को मैक्सिमाइज करना है ना, प्रॉफिट को, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम, ठीक है, प्रोडक्शन होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसने पेश किया था। देखिए तत्कालीन वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी, उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है। देखिए यह तय करने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसे ऋण जिनके व्यय से न तो आय प्राप्त होती है और ना ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, तो ऐसे ऋण कहलाते हैं अनुत्पादक ऋण। ठीक है, अनुत्पादक ऋण कहलाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति, है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये होते हैं कैग। ठीक है, कैग महोदय जो है वो पीएसी के दोस्त माने जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों कैग के संबंध में अनुच्छेद 148 में प्रावधान है। ठीक है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये क्या हैं, कैग हैं। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो देखिए 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए सब दोस्तों वित्त आयोग जो है, देखिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की गठन की, है ना, व्यवस्था है, और ये अर्ध न्यायिक सलाहकारी संस्थान है। ठीक है, 15वां वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, NK सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। ठीक, और पहले कौन थे, पहले थे KC नियोगी। ठीक है, तो हम बात यहाँ कर रहे थे कि वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, है ना, किसको देता है, तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, देखिए कह रहे हैं ऑटोनॉमी में कौन सा टी नहीं है ना, विच टी इज नॉट इन ऑटोनॉमी, तो वो टेस्ट। ठीक है, देखिए टेस्ट यहाँ पर इसमें शामिल नहीं होता है ना, इसकी जगह क्या होता है, टीम होता है, टीम। ये 4 टी होते हैं इनमें है, ये एक टास्क, टाइम, टेक्निक और टीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग आर। देखिए बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, मोर्टगेज एंड लोन्स, ऑल ऑफ दैम। देखिए सभी ये प्रकार के जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों NIC का काम है ये। ठीक है, सरकारी निकायों के बीच नेटवर्क बनाता है NIC। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मन्नू भंडारी
1931 से 2021, ठीक है, के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? देखिए, जबलपुर की रहने वाली थी, हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार, व्यास सम्मान से सम्मानित, आपका बंटी नामक उपन्यास से लोकप्रिय। देखिए दोस्तों, असत्य की बात करें तो जबलपुर की रहने वाली थी, ये असत्य है, क्योंकि जबलपुर की नहीं बल्कि मंदसौर जिले की रहने वाली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है? देखिए दोस्तों, 16 अंकों का होता है, ठीक है। आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए दोस्तों, आईटी अधिनियम 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया और इसमें 4 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देखिए दोस्तों 94 खंड हैं, मतलब 94 धाराएं हैं, ठीक है, और 13 अध्याय हैं, ठीक, 4 अनुसूची हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, वायरस लाइफ साइकिल में स्टेट नहीं होता, ठीक है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी क्या कहलाता है? देखिए, खरीदने के लिए आदेश जारी करने की बात करें तो क्रयकर्ता, ठीक है, ये अधिकारी इसके लिए सक्षम अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता का प्रावधान किस नियम में है? देखिए नियम नंबर 25 में दिया गया है ना। नियम 25 में ये कहा गया है कि प्रदेश के उद्योगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, ठीक है। 7 कौन कौन से जिले हैं? देखिए, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए लास्ट क्वेश्चन यानी 140वां प्रश्न यहाँ ये है कि क्या सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सरला ग्रेवाल ये पहली लेडी गवर्नर है मध्य प्रदेश की, ठीक है। आनंदीबेन पटेल सेकंड लेडी गवर्नर है, ये भी सही है। उमा भारती ये पहली मुख्यमंत्री महिला, ये सही है। राखी सहाय कह रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली लेडी चेयरपर्सन, नहीं। देखिए दोस्तों, यहां फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब तक किसी भी महिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहां पर अब हम इंग्लिश पैसेज, ठीक है, जो कि प्रश्न संख्या 141 से 45 के लिए 141 से और 145 तक वैलिड है, ठीक है। चलिए इंग्लिश पैसेज की बात करते हैं, जल्दी से इसे एक बार पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये है, तो यहाँ क्या है? देखिए, व्हेन थॉमस वाज 15 ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड जेनरस बॉय। ही स्पेंट हिज डे ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग, अदर देन दैट ही डिडंट डू एनीथिंग, ठीक। व्हेन द टीचर्स ऑफ हिज क्लास आस्क्ड हिम एनी क्वेश्चन ही वुड आंसर it very immediately, ठीक। He always kept himself away from the social activities, but once when he was going to his school he saw a very old man begging on the roadside. At first he thought that he should stop there and ask him why he was begging, because he was too old to do that. Instead he should rest, ठीक। At the same time, he realized that if he stopped there, he would be late for school. He thought for a while and went to the old man. He saw that everyone was passing by him, but no one was giving him alms. ठीक,
आफ्टर सीइंग द इंसिडेंट ही टुक आउट 20 रुपीज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव देम टू द beggar. By doing that he felt very good and reached the school gasping. तो ये हमने इसे एक बार पढ़ लिया। चलिए अब क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। देखिए पहला यहाँ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 141। देखिए कह रहे हैं हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे। तो क्या करता था? ओनली रीडिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 142। हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल, है ना, किसको देखा? तो किसको देखा? देखिए दोस्तों, उसने एक बूढ़े आदमी को, एन ओल्ड मैन को देखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए व्हाट डिड थॉमस वांट टू आस्क द ओल्ड मैन। क्या पूछना चाहता था? देखिए दोस्तों, वो उससे पूछना चाहता था कि वह भीख मांगने, यानी टू रेस्ट इंस्टेड ऑफ बेगिंग, यानी कि भीख मांगने की बजाय वो आराम क्यों नहीं करता। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैस्प। ठीक है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इसका सिनोनिम जो है ना, GASP, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है हाँफना। ठीक है, हाँफना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव टू द ओल्ड मैन या ओल्ड बेगर। तो कितने रुपए दिए थे उसने? देखिए दोस्तों, उसने 20 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, 20 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम हिंदी पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये 146 से 150 के लिए होगा। देखिए हिंदी पैसेज को पढ़ते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ क्या है? देखिए, संसार के सभी धर्मों में एक बात समान है। क्या है? वह है प्रार्थना, ईश्वर भक्ति। प्रार्थना द्वारा हम अपने हृदय के भाव प्रभु के सम्मुख रखते हैं और कुछ न कुछ उस शक्तिमान से मांगते हैं। जब हमें मार्ग नहीं सूझता तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का फल उत्तम हो, इसके लिए हम अपने अंदर उत्तम विचार और एकाग्र मन उत्पन्न करने होते हैं हमें अपने। ठीक है, क्योंकि विचार ही मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं या उससे मुक्त करते हैं। हमारे विचार ही हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं या फिर खाई में फेंक देते हैं। ठीक है, यह मन ही हमारे लिए दुख लाता है और यही आनंद की ओर ले जाता है। यजुर्वेद के एक मंत्र के अनुसार यह मन सदा ही प्रबल और चंचल है। यह जड़ होते हुए भी सोते जागते कभी भी चैन नहीं लेता। जितनी देर हम जागते रहते हैं उतनी देर यह कुछ न कुछ सोचता हुआ भटकता रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि मन जो अत्यंत गतिशील है उसको स्थिर और बस में कैसे किया जाए। मन को बस में करने का यह तात्पर्य नहीं कि यह गतिहीन हो जाए, और यह गतिहीन हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार अग्नि का धर्म उष्ण है, उस प्रकार चंचलता मन का धर्म है। ठीक है, तो ये हमने एक बार रीड कर लिया। चलिए सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है संसार के सभी धर्मों में समान है। तो संसार के सभी धर्मों में क्या समान है? प्रार्थना और ईश्वर भक्ति, ये सभी जो है धर्मों में समान बात है, कॉमन बात है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है मनुष्य प्रार्थना कब करता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य प्रार्थना तब करता है जब से कोई मार्ग नहीं सूझता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की पीड़ा का कारण है। देखिए दोस्तों, मनुष्य की पीड़ा का कारण क्या? मन में उत्पन्न विचार। ठीक है, इसी से वह उसको पीड़ा मिलती है और इसी से वह ठीक भी रहता है ना। मनुष्य को विचारों का मामला है ना, विचार सही रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई तक ले जाना और खाई में फेंकना, इससे आशय क्या है? देखिए दोस्तों, ऊंचाई तो इसका मतलब है आत्मिक उत्थान और पतन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट 150 क्वेश्चन ये है कि यजुर्वेद में मन की कौन सी विशेषता बताई गई है।
देखिए दोस्तों, यजुर्वेद में मन की विशेषता बताई गई है प्रबल और चंचल। ठीक है, मन प्रबल और चंचल दोनों प्रकार का है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मॉडल टेस्ट पेपर 5 को पढ़ा और समझा। ठीक है, रिवीजन, इस तरह से हमारा रिवीजन हुआ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।